इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने शुरू से ही ये क्लियर कर दिया था कि जेंडर के बेसिस पे सन एंड डॉटर यानी बेटों और बेटियों के बीच कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। इसके बावजूद 9 सितंबर 2005 तक बेटियों को एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी यानी पैतृक संपत्ति में बेटों इतना राइट्स नहीं मिला था। दरअसल 2005 में हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 यानी हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 में एक अमेंडमेंट हुआ था, जिसके अकॉर्डिंग बेटियों को बेटों की तरह को पार्टनर यानी हम वारिस का दर्जा दिया गया था। इसका मतलब ये कि अब एक बेटी को भी पेरेंटल प्रॉपर्टी में बेटे इतना शेयर लेने का इक्वल राइट है और साथ ही साथ वो अपना हक पाने के लिए कोर्ट में सूट भी इंस्टीट्यूट कर सकती है। लेकिन इस अमेंडमेंट में ये क्लियर कर दिया गया था कि 20 दिसंबर 2004 से पहले अगर पेरेंटल प्रॉपर्टी का बंटवारा हो गया है तब बेटी को इक्वल शेयर नहीं मिलेगा। अब इसी को लेकर विनीता शर्मा वर्सेस राकेश शर्मा 2020 केस में इशू ये था कि क्या एक डॉटर को पार्टनर राइट्स का यूज़ उन केसेस में भी कर सकती है जब पेरेंटल प्रॉपर्टी का पार्टीशन 20 दिसंबर 2004 से पहले हो चुका हो। क्या उसका को पार्टनर बनना इस बात पे डिपेंड करता है कि उसके फादर 9 सितंबर 2005 को जिंदा थे या नहीं। सेक्शन 6 का ऑपरेशन रेट्रोस्पेक्टिव है या रेट्रोएक्टिव, इन सारी बातों को समझने के लिए मैंने इस वीडियो में कुछ एग्जांपल्स का सहारा लिया है। मान लीजिए कि एक फैमिली में फादर के अलावा मोहन सोहन नाम के 2 बेटे और राधा नाम की एक बेटी रहती है। 2015 में फादर की डेथ हो जाती है। ऐसे सिचुएशन में चूँकि बेटी भी अब प्रॉपर्टी में बराबर की भागीदार है और अगर वो पार्टीशन चाहती है तब मोहन सोहन और राधा तीनों को 1/3 शेयर मिलेगा। अब मान लीजिए कि फादर की डेथ 1995 में हुई थी और उनके डेथ के बाद मोहन सोहन और राधा साथ ही रहते थे। 2020 में इन तीनों में अनबन हो गई। दोनों भाई प्रॉपर्टी को आधा आधा बांटना चाह रहे हैं। यहाँ ध्यान दीजिएगा कि अभी बंटवारा हुआ नहीं है। ऐसे में राधा अपना 1/3 शेयर लेने के लिए पार्टीशन का सहारा ले सकती है। अब इसी केस में मान लीजिए कि 1995 में फादर की डेथ हो जाने के बाद 2000 में ही प्रॉपर्टी का पार्टीशन हो गया था। अब यहाँ पार्टीशन 20 दिसंबर 2004 से पहले हो गया है, तो क्या राधा अपने 1/3 शेयर लेने के लिए पार्टीशन डिमांड कर सकती है या नहीं? इस क्वेश्चन का आंसर इस बात पे डिपेंड करता है कि बंटवारा करने के लिए कौन सा तरीका यूज किया गया है। बंटवारा करने के कई तरीके हैं, जैसे कि ओरल एग्रीमेंट, कोर्ट के थ्रू या रजिस्टर्ड डीड के थ्रू। ऐसे में आप लोग यही सोच रहे होंगे कि अगर ओरल पार्टीशन अलाउड है तब तो राधा जब 2020 में पार्टीशन डिमांड करेगी तब मोहन और सोहन तो यही बोलेंगे कि अरे राधा बहन, हमने ओरल पार्टीशन के थ्रू पहले ही बंटवारा कर लिया है, इसलिए तुम्हें 1/3 शेयर नहीं मिल सकता। ऐसे में बेटों की चालाकी और फर्जीवाड़े से बचने के लिए 2005 वाले अमेंडमेंट के थ्रू ये भी बोला गया था कि सेक्शन 6 के लिए केवल 2 तरह के पार्टीशन को वैलिड माना जाएगा। पहला ये कि पार्टीशन डीड रजिस्टर्ड होना चाहिए, दूसरा ये कि पार्टीशन कोर्ट के डिक्री के बेसिस पे हुआ हो। इसका मतलब ये कि अगर इस एग्जाम्पल में बंटवारा रजिस्टर्ड डीड या कोर्ट के फाइनल डिक्री के बेसिस पे हुआ है तब राधा को 1/3 शेयर नहीं मिलेगा। यहाँ ध्यान देने वाली बात ये है कि मैंने फाइनल डिक्री टर्म का यूज किया है। जैसा कि आप लोग जानते होंगे डिक्री 2 टाइप्स की होती हैं, पहला प्रीलिमिनरी और दूसरा फाइनल। प्रॉपर्टी रिलेटेड मैटर्स में पहले प्रीलिमिनरी डिक्री पास किया जाता है, फिर फाइनल डिक्री दिया जाता है। प्रीलिमिनरी डिक्री से बस शेयर्स को अलोकेट किया जाता है, जबकि फाइनल डिक्री से एक्चुअल फिजिकल पार्टीशन होता है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर 2000 में बंटवारा फाइनल डिक्री के बेसिस पे हुआ है तब राधा को इक्वल शेयर नहीं मिलेगा। अब मान लीजिए कि प्रॉपर्टी को लेकर इन तीनों के बीच एक डिस्प्यूट 1995 से ही कोर्ट में पेंडिंग है। 2000 में बस एक प्रीलिमिनरी डिक्री ही आया था। इसी बीच 2005 वाला अमेंडमेंट इन फोर्स यानी लागू हो गया है। ऐसे में राधा 2005 के बाद ये प्री ले सकती है कि जज साहब, अब मैं भी अपने भाइयों की तरह इक्वल शेयर्स की हकदार हूँ, इसलिए मुझे उस प्रॉपर्टी का 1/3 हिस्सा मिलना चाहिए। ऐसे में कोर्ट को 1/3 शेयर देना ही पड़ेगा। इतना सब के बाद आपके मन में एक सवाल ये उठ सकता है कि ऐसा भी तो हो सकता है ना कि मोहन और सोहन जिस ओरल एग्रीमेंट के थ्रू बंटवारा होने की बात कर रहे हैं तब वाकई में बंटवारा किया गया होगा। ऐसा भी तो हो सकता है कि भाइयों ने राधा की रजामंदी लेने के बाद प्रॉपर्टी को हाफ में डिवाइड किया हो। जब वैसे जेन्युइन ओरल पार्टीशन के बेसिस पे बंटवारा हुआ है तब अगर कोर्ट ये बोलेगी कि वो बंटवारा वैलिड नहीं है तब तो भाइयों को काफ़ी परेशानी हो जाएगी। अब भाइयों के साथ इनजस्टिस ना हो इसलिए कोर्ट ने ये बोला कि अगर भाइयों ने मतलब मोहन और सोहन ने ये प्रूफ कर दिया
कि ओरल पार्टीशन के साथ साथ कंटेम्पेरेनियस पब्लिक डॉक्यूमेंट यानी समकालीन लोक दस्तावेज भी एग्जीक्यूट किया गया था, तब वैसे पार्टीशन को वैलिड माना जाएगा। जैसे रेवेन्यू रिकॉर्ड्स या लैंड अथॉरिटीज रिकॉर्ड्स में बंटवारे के बाद फादर के नेम को रिप्लेस करके बेटों का नाम लिखा गया हो। इसी के साथ साथ कोर्ट ने यह भी क्लियर कर दिया कि डॉटर को को पार्सनरी राइट मिलने के लिए ये जरूरी नहीं है कि उसके फादर भी 9 सितंबर 2005 को जिंदा रहें, क्योंकि को पार्सनरी राइट्स बाय बर्थ से ही मिल जाता है। इसका मतलब अगर मोहन, सोहन और राधा के फादर 1990 में ही मर गए थे और प्रॉपर्टी का कोई पार्टीशन 2020 तक नहीं हुआ है, तब राधा पेरेंटल प्रॉपर्टी में अपना शेयर लेने के लिए पार्टीशन डिमांड कर सकती है। इस केस में कोर्ट ने 2 जजेस बेंच के प्रकाश वर्सेस फुलावती केस को ओवररूल कर दिया, जिसमें यह बोला गया था कि 9 सितंबर 2005 के पहले अगर उसके फादर की डेथ हो जाए तब बेटी को 2005 वाला अमेंडमेंट का फायदा नहीं मिलेगा। प्रकाश केस में कोर्ट ने यह भी बोला था कि इस अमेंडमेंट का ऑपरेशन रेट्रोस्पेक्टिव यानी पूर्व प्रभावी नहीं है, जबकि विनीता शर्मा की 3 जजेस वाली बेंच ने ये बोला है कि इस अमेंडमेंट का ऑपरेशन रेट्रोएक्टिव यानी पूर्वव्यापी है। अब रेट्रोस्पेक्टिव और रेट्रोएक्टिव के बीच के डिफरेंस को बताने के लिए मैंने दूसरा वीडियो बनाया है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन और आई बटन में ऐड कर दिया गया है, जिसे आप लोग देख सकते हैं। और साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद आप लोग कमेंट करके ये बता सकते हैं कि आपके डाउट्स क्लियर हुए हैं या नहीं। धन्यवाद।